एटीसी फिजिक्स का ये चौथा लेक्चर है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वायर के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो वो उसका वैल्यू क्या होता है। एटीसी पे डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फार्मूला बेस्ड, तो आपको सारे कॉन्फ़िगरेशन का जानकारी होना चाहिए कि किस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन से किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, कितने मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं बायोट सेवर्ट लॉ। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर ये लॉ दिया था। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए लॉ दिए। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा, तो मान लीजिए कि ये वायर है और इससे आई करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। तो इस पूरे वायर के चलते ये मैग्नेटिक फील्ड बताने का ये फॉर्मूला नहीं है। ये इस वायर में एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लेते हैं डीएल का, तो उस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डिटर्मिनेशन ये लॉ करता है। तो ये जो अब इस पूरे वायर के इस छोटे से एलिमेंट के चलते अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो मतलब कि छोटा सा वायर एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा होगा, इसीलिए डीबी से डिनोट किया। तो इसका फार्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, जो कि करेंट इन इस दिस वायर, इंटू डी एल क्रॉस आर, मतलब ये जो आर डिस्टेंस है इस वायर से और डी एल जो करंट एलिमेंट है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई आर क्यू। ठीक है, और म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू आप लोग जानते होंगे 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट एलिमेंट। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा बाई आर क्यूब, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करेंट एलिमेंट। तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये फॉर्मूला पे पुट कीजिए, सारे आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर ये सब का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और डायरेक्ट पुट करके आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब एक मज़ेदार बात सीखते हैं। मज़ेदार बात इस मामले में कि मान लीजिए कि ये वायर है मेरे पास जिससे आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इस आई करंट के चलते आसपास इधर उधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, बट इस आई वा करंट के चलते इस वायर पे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछे, मतलब इस वायर पे ही एक पॉइंट ले लेते हैं पी और पूछे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर, तो वो हो जाएगा जीरो। तो यानी इस वायर के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। ठीक है, इस वायर के करंट के चलते। ठीक है, अब आते हैं पहले कॉन्फ़िगरेशन में। ये तो बेसिक पढ़ लिया। अब पहला कॉन्फ़िगरेशन है इस तरीके का कि मान लीजिए मेरे पास कोई वायर है जिसका समथिंग कुछ फाइनाइट लेंथ है, इतना लंबा वायर है। अब इसके एक्सिस से, इस वायर के एक्सिस से ए डिस्टेंस दूर एक पॉइंट ले लेते हैं एम। तो इस एम पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालना है और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई। तो देखिए फाइनाइट लेंथ का वायर है तो इसके दोनों एंड को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए। तो ये पहला एंड था, इससे इसको कनेक्ट कर दिया, इस पॉइंट पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एम पॉइंट पे। फिर इसके दूसरे एंड को इससे कनेक्ट कर दिया, तो ये दो एंगल बना θ1 θ2। ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए और फिर साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। आप इसको याद रख सकते हैं कि जो इंड को जोड़ेंगे जिस पॉइंट से उसका थीटा, उसका साइन लेना है। तो ये θ1 इस इंड से बन रहा है एंगल और θ2 इस इंड से, और इन दोनों का साइन कंपोनेंट्स का सम आई बाई डिस्टेंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं पूछता है बट आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकता है। अब अगर ये फाइनाइट वायर के जगह पे इनफाइनाइट वायर हो जाए तो मतलब कि इस वायर का जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, मतलब बहुत लंबा वायर है। बेसिकली वैसा कुछ इसको बांधने का आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि कोई बहुत बड़े वायर के एकदम पास में खड़े हैं आप, तब आपको ये वायर इनफाइनाइट लगेगा। ठीक है, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया मैंने। तो मान लीजिए कि इनफाइनाइट वायर है और इसके चलते सेम ए डिस्टेंस दूर पे निकालना है पी पॉइंट। तो पहले फाइनाइट वायर था जिससे हम लोगों ने निकाला, अब हमारा केस चेंज हो गया, मेरा इनफाइनाइट वायर हो गया। तो इनफाइनाइट वायर, तो ठीक है इसी फार्मूला को लगाते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए और फिर साइन θ1 प्लस साइन θ2 आना चाहिए।
यानी अब इसके इंड को जोड़ेंगे तो आप बोलिएगा कि सर ये तो इनफाइनाइट वायर है, तो इंड कैसे जुड़ेगा? तो जुड़ेगा, लेकिन कैसे? मान वो ऐसा होगा कि ये जो पहले ऐसे जुड़ रहा था इंड, ये अब कुछ ऐसे करके जुड़ेगा, और इधर साइड में भी कुछ ऐसे करके जुड़ेगा। मतलब यहाँ पे अब 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन थीटा 1 भी 90 और साइन थीटा 2 ये भी 90, और साइन 90 दोनों 1 1। तो अब फार्मूला हो जाएगा इनफाइनाइट वायर के लिए 2I/A, ठीक है। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन ये μ0/4 का पूरा वैल्यू हमको पता होता है 10⁻⁻⁷, तो इसको इसी तरीके से रहने दीजिए। और इंटू 2 × I/Y, यानी दुगना करंट जो फ्लो हो रहा है उस वायर में, इनफाइनाइट वायर में, और डिवाइडेड बाई उस किस डिस्टेंस पे निकालना है। कोई डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन बहुत ही आसान है। डायरेक्शन के लिए क्या करिएगा आप कि मान लीजिए ये वायर है जिसमें आई करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो रहा है, तो अपने थंब को उस डायरेक्शन में रखिए, और जिस तरफ आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो किस तरफ निकालना है पी पॉइंट पे, तो उस तरफ जो है ना आप थप्पड़ मारिए। कैसे? तो ये आई करंट ऊपर है तो ऊपर रख दिया, और पी करंट कुछ इधर इधर, तो इधर इससे थप्पड़ मारेंगे। तो हाथ मेरा कहाँ जा रहा है? नीचे। तो यहाँ पे जो पी पे फील्ड हो जाएगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब इस पेपर के अंदर घुसेगा वो मैग्नेटिक फील्ड, कुछ ऐसे, जिसमें ये वाला जो एरो का जो होगा ना वो टेल होगा, और ये उसका होगा स्टार्टिंग पॉइंट, तो ऐसे ये जाएगा अंदर, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इनफाइनाइट वायर के बारे में आ गया μ0/4 2I/A। अब अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है तो सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब कि वायर जो है, कोई इनफाइनाइट वायर के हम एक एंड पे आ गए, तो एक तरफ तो से पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, और एक तरफ तो एंड पे आ गए हैं, तो वो उसका तो लेंथ फिक्स ही हो गया। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो μ0/4 इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना होता था? 2। इसमें मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से 2I/A, ठीक है। ये तो इनफाइनाइट वायर की वजह से हुआ, और सेमी इनफाइनाइट का निकालना है तो इसका हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। तो ये सारे जो कन्फिग्रेशन पढ़े ये सारे स्ट्रेट वायर के चलते था। इसमें बायो सैवर्ट लॉ, फाइनाइट लेंथ वायर, इनफाइनाइट लेंथ वायर और सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर। अब जो है, अब हम अपना क्रॉस सेक्शन चेंज करके एक सर्कुलर वायर पे आते हैं। ये सर्कुलर वायर है और इसमें आई करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तब हम मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सेंटर पे वो कितना हो जाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O इज इक्वल टू μ0/2 I/A, ठीक है। यहाँ पे पाई नहीं आता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सही लिखा हुआ। तो इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0/2 I/A। अब मान लीजिए कि ये जो सर्कुलर वायर है उसमें एक टर्न ना होके बहुत सारे टर्न हो, तब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? तो μ0/2 I/A, ये तो एक टर्न की वजह से, और इसमें आई करंट फ्लो रहा और नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो अब इसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सारे टर्न्स का मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर n टर्न हो वायर में तो μ0I/2A इंटू n, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, कॉइल ऑफ n टर्न्स, ठीक है। अब देखिए, अब सर्कुलर आर्क, मतलब अगर हमारा सर्कुल आर्क कोई एक पूरा सर्कल ना होके, जैसे इसमें क्या था, पूरा सर्कुलर सेक्शन था जिससे करंट फ्लो रहा था। अब एक सर्कुलर पार्ट ना होके एक सर्कल का एक आर्क दिया हुआ, उससे आई करंट फ्लो रहा है, तब इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो ये निकालना बहुत आसान है। आप क्या कीजिए, पूरा अगर ये सर्कल होता तो सर ये वाला फार्मूला μ0/2 I/A, हाँ, तो μ0/2 I/A पूरे सर्किल की वजह से। अब सर्किल की जगह पे आर्क है, तो ये सर्किल का कितना पार्ट है ये निकाल लीजिए। सर अगर ये पूरा सर्कल रहता तो 2π एंगल बनता सेंटर पे, ठीक है। और अब कितना बन रहा है? अब थीटा बन रहा है, तो ये θ/2π पार्ट होगा इस आर्क को अगर लिखेंगे तो यही हो जाएगा ड्यू टू इस सर्कुलर आर्क। होप आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब देखिए, अब है मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हम सर ऊपर जितना भी निकाल रहे थे वो सेंटर पे निकाल रहे थे, लेकिन अब सर्कुलर वायर के एक्सिस पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले निकाल रहे थे इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, लेकिन अब ओ पॉइंट पे ना निकाल के हम लोग इसके एक्सिस पे निकालते हैं जो कि एक डिस्टेंस दूर है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? μ0 एक्सिस पे अगर इसमें आई करंट फ्लो रहा है तो μ0I A²। ए बेसिकली यहाँ पे क्या है? रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप,
2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड से कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में ऊपर में ये एक्स वाला टर्म रहता है यहाँ पे, लेकिन ये ऊपर में कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, यहाँ पे जो ये जो है वो है रेडियस ऑफ लूप, रेडियस ऑफ लूप। ठीक है, तो ये तो हो गया सर्कुलर पार्ट का। इधर पढ़े थे स्ट्रेट पार्ट वाले पार्ट का। अब लास्ट दो बचा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मतलब फिक्स है, इन दोनों से एक क्वेश्चन आपको एटीसी में ज़रूर मिलेंगे। पहला है सोलेनॉइड। तो हमें पहले ये जान लीजिए कि हमें लॉन्ग सोलेनॉइड पढ़ना है, जहाँ पे जो एल जो है इसका लेंथ ये इसके रेडियस से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये सोलेनॉइड है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस सोलेनॉइड के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। आउटसाइड ऑफ सोलेनॉइड में अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो जीरो। ठीक है, तो इसके कोर में ही, अंदर में ही, इसके एक्सिस जो बोल सकते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट एन आई। आई जो है करंट जितना फ्लो हुआ म्यू नॉट। अगर म्यू नॉट का ऐसे कोई वैल्यू पूछेगा डायरेक्ट तो अरे पढ़े हैं ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7। तो सिर्फ म्यू नॉट का वैल्यू अगर निकालने के लिए बोलेगा तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो अब इसके एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट एन आई, वेयर म्यू नॉट तो जान रहे हैं आप, आई करंट, और एन जो है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स, एन के जगह पे सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स नहीं रखना है आपको, एन के जगह पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ रखना है। मतलब ये कि मान लीजिए कि इसमें 200 टर्न्स थे और इसका लेंथ था 10 मीटर। ठीक है, तो अब एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये एन का वैल्यू हो जाएगा 20, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो ये तो सिंपल सा है, म्यू नॉट एन आई। अब आता है कि ये जो सोलेनॉइड है मेरे पास, ये तो स्ट्रेट है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर मोड़ दें, हम सर्कल के फॉर्म में ला दे तो कुछ इस तरीके से। इसको अगर हम लोग सर्कल के फॉर्म में ला दें, ठीक है, इस एक लंबा सोलेनॉइड को हम लोग मान लीजिए कि सर्कुलर शेप में बेंड कर दिए, तब इस शेप को बोलते हैं टॉरॉइड। तो अब इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, सब सेम फार्मूला है, म्यू नॉट एन आई है ना, तो यहाँ भी म्यू नॉट एन आई ही होगा। ठीक है, यहाँ पे म्यू नॉट था जो, वही सेम म्यू नॉट। आई करंट, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इस सोलेनॉइड के केस में यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन लेंथ चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर शेप में है, ये लॉन्ग शेप में था, तो सिर्फ जो नॉर्मल इसका लेंथ होगा वही यहाँ पे यूज किए हम लोग। लेकिन अब सर्कुलर सेक्शन आ गया इसका, तो इसका लेंथ क्या होगा, इसका सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई आर। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये आर ले कौन सा, अंदर वाला रेडियस या बाहर वाला रेडियस। तो ये न अंदर न बाहर लेके हम लोग लेते हैं मेन 2 पाई एवरेज रेडियस, मतलब आर एवरेज। आर एवरेज अगर कैसे हो जाएगा, आर अगर एवरेज निकालना होगा तो ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे करके जो लेंथ लेते हैं वो सरकमफ्रेंस लेंगे 2 पाई आर, और आर कौन सा, अंदर प्लस बाहर का एवरेज, यानी ए प्लस बी बाई 2। और फार्मूला सेम, म्यू नॉट एन आई और म्यू नॉट एन आई। अगर इसी को बहुत सारे किताब में आप देखिएगा कि म्यू नॉट एन आई को इस तरीके से लिखते हैं, म्यू नॉट आई और एन को लिखेंगे एन बाई 2 पाई आर। ठीक है, तो बस सेम ही है। आपको बस सिंपल रखने के लिए मैंने डायरेक्ट म्यू नॉट एन आई बताया, म्यू नॉट एन आई। और एन जो है आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में अलग अलग निकालना पड़ेगा। सोलेनॉइड है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो कि एक्चुअल लेंथ होता है। और अगर सोलेनॉइड है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और जो लेंथ लिखेंगे वो इस बार पेरीमीटर ले लेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ दिस टोरॉइड। और रेडियस चेंज होगा तो एवरेज रेडियस लेके सरकमफ्रेंस 2 पाई आर लिख लेंगे, जो कि यहाँ पे एवरेज वैल्यू होगा। तो ये बस बेसिकली कुछ स्ट्रेट लॉन्ग वायर थे फाइनाइट लेंथ के, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, फिर सर्कुलर वायर थे। ठीक है, फिर उसके बाद